ओके, तो जब भी आप मेजर करते हो किसी भी चीज को, जनरली जो है मेजरमेंट जो की जाती है ना, फिजिकल क्वांटिटीज की जाती है। जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है हम कोशिश करते हैं मेजर करने की, लेकिन हम हर एक फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे मेजर करके नहीं दिखाएंगे। मेनली यहाँ पे जो मेजरमेंट होता है वो सिर्फ 3 क्वांटिटीज का होगा, मास, लेंथ एंड टाइम। बहुत बेसिक है, आप ऐसे सोचो बहुत बेसिक है, लेकिन आप जब मान लीजिए आप पीएचसी करते हो या इंजीनियरिंग करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करके दिखाया जाता है। जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक अलग ही सब्जेक्ट होता है, मेट्रोलॉजी बोलते हैं, उसमें आपको बहुत चीजें मेजर करके दिखाएंगे, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी होता है, ठीक है। हम उतना तो पढ़ेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हाँ हम 3 चीजें मेजर करेंगे, और मेन फोकस जो होगा वो भी मास और लेंथ पे होगा, ठीक है ना। टाइम को भी मेजर करना उतना ज्यादा जरूरी होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मैं कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आपको, उससे आप सफिशिएंटली आप समझ जाना, ठीक है ना, क्योंकि टाइम को मेजर करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप जब मेजर करते हो तो आपको क्या चाहिए होता है, एक यूनिट सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। जब भी आप मेजर करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप यूनिट सिस्टम डिफाइन करते हो। यूनिट सिस्टम डिफाइन किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं लेंथ ऑफ द रूम मेजर करूँ, तो लेंथ ऑफ द रूम कैसे मेजर करूंगा। मान लीजिए एक लेंथ है, ये रूम है, और ये रूम की लेंथ आपको मेजर करनी है, ये लेंथ मेजर करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ये लेंथ ऑफ द रूम मेजर करना है तो आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कोई तो यूनिट सिस्टम लोगे ना, यूनिट सिस्टम लोगे, जैसे मेजर कोई तो यूनिट लोगे ना, यूनिट सिस्टम मतलब मीटर में मेजर करो, मिलीमीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर। जैसे 1 मीटर जो होता है, अगर आप बोलोगे कि 1 मीटर क्या होती है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 1 मीटर है क्या, तो आप बोलोगे, अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं, कि पेरिस में एक इंस्टीट्यूट है स्टैंडर्ड, नाम एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पेरिस में है, वहाँ पे एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ की एक रॉड लगी हुई है, एग्जैक्टली 1 मीटर लेंथ की रॉड लगी हुई है इन पेरिस। क्योंकि मेन डिस्कवरीज ना यहाँ पे, अगर आप देखोगे साइंटिफिक डिस्कवरीज जो है वो फ्रांस में हुई है, ठीक है। फ्रांस काफी टाइम से जो है रिसर्च कर रहा है इन सब चीजों को। 250 साल 300 साल पीछे जाओगे तो यूरोपियन पहले से ही बहुत आगे हैं साइंस में। तो आप एटलीस्ट इस लेवल पे तो यही समझो कि पेरिस में जो है 1 मीटर लेंथ की रॉड रखी गई है, शायद वो प्लेटिनियम से बनी है, पता नहीं किस मटेरियल से बनी है। वो मटेरियल ऐसा है कि वो उसमें गर्मी और सर्दी का प्रभाव नहीं पड़ता है, इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे हमें पता है कि गर्मी में क्या होता है, मटेरियल जो है एक्सपैंड हो जाता है। तो ये जो 1 मीटर है, ये बढ़ के जो है ना 1.1 मीटर हो जाएगा, लेकिन शो कितना करेगा, 1 मीटर ही शो करेगा, है ना। तो ये जो रॉड है, ना तो ये गर्मी में एक्सपैंड होती है और ना सर्दी में कॉन्ट्रैक्ट होती है। आप ऐसा सोचो कि एक एसी रूम में रखी है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से। तो आपको लेंथ ऑफ द रूम अगर मेजर करनी है तो ये रॉड आप लेके आओगे, यहाँ पे मेजर करना स्टार्ट करोगे, बोलोगे ये इतना हो गया 1 मीटर इतना, फिर दूसरी रॉड, यही रॉड आगे रखोगे, क्या बोलोगे 2 मीटर, 1 मीटर हो गया, तो टोटल लेंथ ऑफ द रूम कितनी है, 2 मीटर। तो इससे आपको समझ में आया होगा कि यूनिट सिस्टम क्यों डिफाइन करना पड़ता है। स्टैंडर्ड लेंथ्स होती हैं, स्टैंडर्ड मास होते हैं, उससे ही आप मेजरमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो यूनिट सिस्टम चाहिए, ये चीज ध्यान दें। यूनिट सिस्टम आप खुद भी बना सकते हो अपना, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वो भी यूज कर सकते हो। हम ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करते हैं उन्हीं को यूज करते हैं, ठीक है ना।
जो ऑलरेडी साइंटिफिक कम्युनिटी ने बना दी है उनको नहीं यूज करना। आया समझ में कि नहीं? यहाँ तक आया? जरा बता दो। ओके, तो अब ये भी दो टाइप के, ठीक है, यूनिट सिस्टम भी दो टाइप के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। सबसे पहला होता है फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट सिस्टम। तो ये कुछ नई चीज नहीं है। फंडामेंटल यूनिट सिस्टम क्या होगा? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और डिराइव्ड यूनिट सिस्टम क्या होगा? जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी कोई अलग से डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट सिस्टम की एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बोल दिया जाता है, फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। इन जनरल कई बार जो है जरूरत पड़ जाती है। तो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, दो डेफिनेशन लिखूंगा तो ढंग से समझना। इट इज अ यूनिट सिस्टम used to measure the fundamental physical quantities. ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है ना। जो फंडामेंटल यूनिट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूनिट सिस्टम यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट सिस्टम, ठीक है। और इसका एक और डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, और क्या बोल सकते हैं इसको, आप ऐसे भी समझ सकते हो। इट इज अ यूनिट सिस्टम which does not depends on other unit system. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि फोर्स को मेजर करो, 1 न्यूटन मेजर करो, 1 न्यूटन कितना होता है, तो आप पता है, आपको पता चल रहा है कि जो न्यूटन है वो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। मतलब फोर्स जो है डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। फोर्स जो होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? मास मेजर करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन मेजर करना पड़ेगा। बताइए समझ में? तो मास जो है फर्दर किसी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है। मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो मास किसी और चीजों पर डिपेंड तो करता नहीं है। तो मास की जो यूनिट सिस्टम है वो भी फर्दर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आई क्या बोल? तो ये न्यूटन है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये मास पे डिपेंड कर रहा है। मतलब फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स का जो यूनिट सिस्टम है वो फंडामेंटल यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करता होगा। बट मास कैसी है, कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट सिस्टम किसी और पे डिपेंड नहीं कर सकता। बात समझ में आया? नहीं? यस। ठीक है, तो इसको मैं सेकेंड डेफिनेशन क्या लिख रहा हूं? इट इज अ यूनिट सिस्टम व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट सिस्टम। ये भी आप लिख सकते हो। फंडामेंटल, फंडामेंटल ये किसी चीज से बना नहीं, ये अपने आप में है, ठीक है ना। इसी से सब चीजें बनी है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट सिस्टम क्या होगा? तो अब आप बता सकते हो। इट इज अ यूनिट सिस्टम, यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ ना, ठीक है। बेटर ये एग्जांपल लिख दूं, जैसे केजी, मीटर, टाइम,
वैसे 7 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे यूनिट्स डिफाइन कर सकते हो। लेंथ के लिए क्या हो गई मीटर, मास के लिए केजी, टाइम, ठीक है। अब इसमें ही फर्दर चीज है, ये एमकेएस यूनिट सिस्टम है, फर्दर बताऊंगा आगे क्या है। वैसे सीजीएस भी हो सकता है, इनको भी फर्दर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट सिस्टम, डिराइव्ड यूनिट सिस्टम क्या होगा? इट इज अ यूनिट सिस्टम used to measure derived physical quantity। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये फंडामेंटल यूनिट सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। दिस सिस्टम, दिस यूनिट सिस्टम डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट सिस्टम। ये चीज आपको ध्यान से समझनी है। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूटन, 1 न्यूटन किस पे डिपेंड करता है? 1 न्यूटन होता है क्या? अगर आप देखोगे तो 1 न्यूटन क्या होता है? 1 kg into 1 meter per second square, that is 1 kg meter per second square। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि क्या है यूनिट सिस्टम बेसिकली। अभी फर्दर और आगे जाएंगे यूनिट सिस्टम में और फिर मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अब यूनिट सिस्टम फर्दर जो है ना अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यूनिट सिस्टम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यूनिट सिस्टम can be further divided अब बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला है एमकेएस यूनिट सिस्टम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। हम जनरली फिजिक्स में एमकेएस यूनिट सिस्टम में ही डील करते हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल एमकेएस यूनिट सिस्टम में ही होते हैं और मैक्सिमम कैलकुलेशंस भी एमकेएस में ही होती है, ठीक है। इसको कई बार स्टैंडर्ड इंटरनेशनल भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, इंटरनेशनली यही यूज होती है। ठीक है, दूसरा होता है सीजीएस, ठीक है। सीजीएस यूनिट सिस्टम, सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। ये भी पता है आपको, कोई नई चीज नहीं है, ये आप सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है। और दूसरी होती है एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। बात समझ में आई? ये जनरली 3 प्रेफर की जाती है, अलग अलग कंट्रीज और भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे जो इंडिया में है वो जनरली क्या होता है, वैसे बोला तो जाता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेकिन अगर आप इंडिया की इंडस्ट्रीज में जाओगे ना जितने भी, उसमें जो लेंथ है वो मिलीमीटर में मेजर की जाती है, मैक्सिमम लेंथ मीटर में नहीं की जाती। बात समझ में आई क्या? तो डिपेंड करता है वो कि आप किस कंट्री में हो, ठीक है। कंट्रीज की इंडस्ट्रीज कौन सा यूनिट सिस्टम प्रेफर करना चाहती है, ठीक है ना, वो डिपेंड करते हैं। जैसे एफपीएस जो है ये ब्रिटेन वाले यूज करते हैं, ब्रिटेन वाले यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही आप अमेरिका में जाओगे तो पाउंड, ये जो पाउंड है ना, पाउंड की जगह ऑन्स आ जाता है, नाम दिख रहा हूं ऐसे, ठीक है, ऑन्स आ जाता है। अलग अलग है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना।
हम 3 ही देख रहे हैं और हम भी इतने में देखेंगे नहीं। ये जो एफपीएस वाले क्वेश्चन है ना, जैसे आप अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एफपीएस में मिलेंगे, लेंथ फुट में दे देंगे, केजी पाउंड में दे देंगे, ये मास पे पाउंड में दे देंगे, वो टाइम सेकंड। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान देना। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे में हम जो करेंगे वो होंगे एमकेएस यूनिट में। सीजीएस में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, एफपीएस में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाए एफपीएस में आ जाए तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए इस यूनिट सिस्टम से इस यूनिट सिस्टम। एफपीएस को कन्वर्ट करना आना चाहिए एमकेएस में, या एफपीएस को कन्वर्ट करना आना चाहिए सीजीएस में, या सीजीएस को कन्वर्ट करना आना चाहिए एमकेएस में। ये कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है। और कन्वर्ट करने के लिए क्या लगते हैं, कन्वर्जन फैक्टर्स। ध्यान देना, कन्वर्जन फैक्टर्स पता होने चाहिए। कन्वर्जन फैक्टर क्या होते हैं वो अभी मैं बता दूंगा। हाँ, मैंने सिर्फ यूनिट सिस्टम बताया था, सिर्फ यूनिट सिस्टम के बारे में बताया। ओके, यहाँ तक क्लियरिटी है सभी को? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस यूनिट सिस्टम किसके लिए डिफाइन किए गए थे। तो यूनिट सिस्टम डिफाइन किए गए थे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिफाइन किए जाते हैं यूनिट सिस्टम, ठीक है। तो हाउ टू मेजर, या जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, when we measure it, then it is represented by फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे लिखा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी को इस तरीके से लिखा जाता है। ये सब मैंने एनडीए में बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर से बता रहा हूँ, देख रहा है n into u, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। हमेशा ऐसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कैसे, यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए आप मास मेजर कर रहे हो, किसी बॉडी का मास मेजर कर रहे हो, तो आप कैसे लिखते हो, 10 kg। ये 10 क्या होता है, ये होती है, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास, या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू है, 10 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है, केजी क्या है, यूनिट सिस्टम यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट सिस्टम यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। आ गया समझ में कि नहीं आया? मुझे बताओ, समझ में आया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जरा बता दो एक बार। ओके चलिए, तो यहां से क्या पता चल रहा है, n क्या है, n क्या है, n क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और u है यूनिट सिस्टम यूज्ड। इस तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि यूनिट सिस्टम आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, जैसे एमकेएस कर दिया आपने, सीजीएस कर दिया, फिर
फुट पाउंड सेकंड कर दिया FPS। इसके अलावा भी कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर इसके अलावा क्या क्या हो सकती है, आप ऐसे भी कर सकते हो मिलीमीटर केजी सेकंड, ठीक है ना, ये भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, अलग अलग देश पे डिपेंड करता है। और दूसरा, मान लीजिए आप साइंटिस्ट हो, एज ए साइंटिस्ट कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी मन मर्जी है भाई, आपकी कंपनी है, आप अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो, आपकी मन मर्जी, आप कोई भी यूनिट सिस्टम डिफाइन कर लो, अपने खुद के नाम पे यूनिट सिस्टम डिफाइन कर सकते हो। यही तो हुआ है ना पिछले आप 250-300 सालों में देखोगे, तो जब लेंथ मेजर करना स्टार्ट किया होगा, तो जिसने पहली बार मेजर करना स्टार्ट किया होगा उसने अपने नाम पे रख दिया, अपने नाम पे यूनिट सिस्टम। फिर कोई दूसरा साइंटिस्ट है, उसने बोला कि भाई मैं पहले का यूज क्यों करूं, पहले किसी साइंटिस्ट ने बनाया था, मैं उसका क्यों यूज करूं, मैं तो अपना बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी जो चीज मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि क्या होता है कि आप एक यूनिट सिस्टम से जब दूसरे यूनिट सिस्टम में जाने की कोशिश करते हो, तो कुछ यूनिट सिस्टम छोटे यूनिट सिस्टम होते हैं। जैसे अगर आप लेंथ को मेजर कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे, इफ यू मेजर लेंथ, मान लीजिए मैंने एक रॉड है, उसकी लेंथ मेजर करी 1 मीटर आ गई। अब हमें पता है कि 1 मीटर को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जा सकता है, बहुत चीजें लिख सकता हूँ, क्या लिखा जा सकता है 1 मीटर को, क्या लिखा जा सकता है 10 डेकामीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर, और क्या लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर, और क्या लिखा जा सकता है 1000 मिलीमीटर। देखो मतलब फिजिकल क्वांटिटी है क्या यहाँ पे, लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ ऑफ द रूम जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो लेंथ ऑफ द रूम को आपने देखो कितने तरीके से लिख दिया, 1 मीटर लिख दिया, बिल्कुल सही किया, सही है। 1 मीटर को क्या 10 डेसीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 100 मिलीमीटर लिख सकता हूँ, 1000 मिलीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने की कोशिश करते हो, मेजर करके लिखते हो, आपने मेजर किया लिखा, तो आप देखो अगर आप एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जा रहे हो, देखो इधर ये जो मीटर है ये थोड़ा सा लार्जर यूनिट सिस्टम है, मीटर जो था ये लार्जर यूनिट सिस्टम, ठीक है। और जब आप यहाँ पहुंचे, मिलीमीटर पे पहुंचे, तो आपको पता चला कि जो मिलीमीटर है वो कैसा यूनिट सिस्टम है, ये मिलीमीटर, ये स्मॉलर यूनिट सिस्टम। तो जब भी आप लार्जर यूनिट सिस्टम से स्मॉलर यूनिट सिस्टम की तरफ जाते हो, तो ये देखो ये था N1U U1, आप ऐसे सोचो, ये है N2U2, और ये है N3U3, और ये है N4U4। तो जब भी आप यूनिट सिस्टम, लार्जर यूनिट सिस्टम से स्मॉलर यूनिट सिस्टम की तरफ जा रहे हो, तो देखो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो वो बढ़ती जा रही है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे कितना है, ठीक है। और जब उल्टा करोगे, स्मॉलर यूनिट सिस्टम से लार्जर यूनिट सिस्टम में जाओगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जाएगी। देखो यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 1। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि यूनिट सिस्टम और न्यूमेरिकल वैल्यू ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। यही मैं समझाना चाहता था, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता था, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी सेम थी। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे क्या थी, लेंथ ऑफ द रूम जो है, देखो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ इंपॉर्टेंट नोट में, फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटी numerical value is inversely proportional to unit system, यूज। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया?
उल्टा है ये, मतलब जितना छोटा यूनिट सिस्टम होगा उतना ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक आ गया होगा समझ। ठीक है, एग्जाम ये ना कई बार पूछा भी गया है कि एग्जाम जैसे क्वेश्चन आया हुआ था एक बार, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि आप फिजिकल क्वांटिटी, देखना जरा कैसे पूछा गया, आप बताना क्या आंसर होगा। आप फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड in two unit system, U1 and U2, and numerical value of physical quantity comes out is N1 and N2। तो आपको बताना है कि which of the following is correct, क्या करेक्ट है। N1 U1 is equal to N2 U2, N1 U2 is equal to N2 U1, इस तरीके से दिया हुआ। कौन बताएगा क्या सही है? इन दोनों दो ही ऑप्शन मान लीजिए ऐसे इस तरीके से दे, क्या सही होगा? बताएगा कोई, दोनों में से क्या सही? ए, साफ साफ पता चल रहा है, ए इज करेक्ट। ठीक है ना, ए करेक्ट है। तो ये है कुछ इस तरीके से N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, और उसी को अगर आप तीसरे यूनिट सिस्टम में मेजर करोगे तो N3 U3 इस तरीके से चलता चले जाता है। ठीक है, बट क्या चीज सेम रहती है? फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है। तो U1 U2 अलग यूनिट सिस्टम है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो N1 N2 है। तो क्या बनेगा? फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? N1 U1 N2 U2 N3 U3। और आप बोल सकते हो इफ U1 इज लेसर देन U2 U3 U4 ऐसे चलता गया तो आप ये बोल सकते हो कि N1 क्या होगा? N2 से ज्यादा होगा, N3 से ज्यादा होगा, N4 से ज्यादा होगा। इस तरीके से समझ में आ गया यहाँ तक? यस, यहाँ तक आ गया? प्लीज जरा जरा बता दो। ठीक है, चलिए चलिए मैं आप कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करके दिखाना है। एक दो क्वेश्चन ही करवाऊंगा, इसके ज्यादा है नहीं। ठीक है ना, मैं आपको दे दूंगा कन्वर्जन, आपको पता ही होगा। ठीक है ना, कन्वर्ट कैसे करते हैं, अच्छे क्वेश्चन जो है थोड़ी करवा देता हूँ। ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन या convert Newton into dyne। ध्यान देना, 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 डाइन होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है न्यूटन की, ध्यान देना, न्यूटन मतलब सॉरी फोर्स की। ये फोर्स की कौन सी यूनिट है? एनकेएस यूनिट ऑफ फोर्स। और ये है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को हाउ मेनी ऐसे पूछा जा सकता है, हाउ मेनी टाइम्स आर प्रेजेंट इन 1 न्यूटन। अब जो एनडीए वाले हैं उन्हें पता होगा कि कितना होता है। ठीक है, मैंने करवाया था। कन्वर्जन आना चाहिए, कन्वर्ट कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी इसलिए बता रहा हूं। कैसे करोगे? तो देखो, करने का तरीका क्या होता है। 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? तो ध्यान देना क्या लिखोगे। आप ऐसे लिखोगे 1 kg इंटू 1 मीटर
अपॉन 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड, ऐसे लिख दिया। दिख रहा है सभी को कैसे लिखा है मैंने? अगर आप देखो चारों 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 आ जाता है, और केजी इंटू मीटर, ऊपर केजी मीटर आ जाएगा, नीचे सेकेंड स्क्वायर। अब आप क्या करो, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, सेकंड को तो सेकंड में ही रखना है क्योंकि वो कन्वर्जन होगा नहीं। तब आपको पता ही होगा कि 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, कितने होते हैं 1 केजी में, बताइएगा? बहुत बढ़िया, 1000 ग्राम। तो 1 केजी की जगह क्या लिख दिया मैंने, 1000 ग्राम, क्योंकि कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम में, ठीक है ना। फिर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, कन्वर्ट करना सिखा रहा हूँ, कन्वर्जन गलत नहीं होना चाहिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको। बच्चे जो है ना 11th से 12th में पहुंच जाते हैं, उन्हें कन्वर्जन करना नहीं आता ढंग से, तो न्यूमेरिकल गलती होती है, न्यूमेरिकल में बहुत गलतियां होती है, आपको ये चीज ध्यान देनी, आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए ढंग से। डाटा अगर सही लिया तो क्या होगा, फिर तो न्यूमेरिकल में कुछ बचता नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी और कुछ नहीं, ठीक है ना। कन्वर्जन ढंग से करना, ठीक है। नीचे देखो 1 सेकंड को तो 1 सेकंड ही रखेंगे, क्योंकि सेकंड सीजीएस में भी और एमकेएस में भी सेकंड ही यूज होता है, तो 1 सेकंड इंटू 1 सेकंड, ठीक है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 5, ठीक है, 1000 इंटू 100, दैट इज 10 रेज टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 रेज टू पावर 5 इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1 डाइन, यानी कि कितने डाइन आ गए, 10 रेज टू पावर 5 डाइन। तो याद, ये चीज याद रख लेनी है, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आता है, 10 रेज टू पावर 5 डाइन, ठीक है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो चीज मैं बता रहा हूँ। फोर्स कई बार डाइन में दी जाती है, न्यूटन में कन्वर्ट करना होता है, बच्चा समझ ही नहीं पाता क्या है। डाइन है सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, और न्यूटन है एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इसी में मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, हाउ मेनी, आप मुझे बताओ, सीधा बताना, हाउ मेनी, इसी में एग्जांपल पूछ रहा हूं, हाउ मेनी न्यूटन आर प्रेजेंट इन 10 डाइन। तो अब आप क्या करोगे, अब इसके दो तरीके हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या, कि पहला सबसे सही तरीका तो ये है कि हमें पता है कि 1 न्यूटन कितना होता है, 1 न्यूटन में कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर 5 डाइन। तो एक डाइन में कितना होगा, 1 डाइन में कितना प्रेजेंट होंगे, कितने न्यूटन प्रेजेंट होंगे, 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन। 10 रेज़ टू पावर 5 को नीचे लेके गया, फिर ऊपर आया समझ में। तो एक डाइन में 10 रेज़ टू पावर -5 न्यूटन होता है, तो 10 डाइन में कितना होगा, 10 रेज़ टू पावर 5 इंटू 10 न्यूटन। इस तरीके से कर लिया जाता है, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है, बात समझ में आई कि नहीं आई, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप बोलोगे, देखो ये मत करना, ठीक है ना, ये कब करना है, ये न्यूमेरिकल्स में करना है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, अब यूनिट, मान लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड में, अभी मतलब जैसे आप मान लो यूनिट टेस्ट होते हैं आपके, तो मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी न्यूटन्स आर प्रेजेंट इन 10 डाइन, तो ऐसे मत करो, ठीक है ना, आप ऐसे करोगे,
10 डाइन जो होगा वो होगा 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसे ऐसे लिखोगे 10 इंटू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। आप ऐसे करोगे। अगर यूनिट टेस्ट में आता है तो न्यूमेरिकल्स में आप ये काम कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स में ये काम कर पाओगे, ठीक है। लेकिन यूनिट्स एंड मेजरमेंट का अगर क्वेश्चन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर आ गया तो आपको फिर इस तरीके से करना पड़ेगा, अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें हम? 10 इंटू 1 ग्राम में कितने केजी, तो क्या हो जाएगा 1/1000 केजी, ठीक है। उल्टा चला आपने, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते थे? 1000 से। लेकिन अगर 1 ग्राम आ गया तो 1 ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? 1/100 मीटर। 1 सेकेंड ऐसे ही, 1 सेकेंड ऐसे ही, ठीक है। तो ये अलग अलग कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 10⁵ और यहाँ आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक जीरो गया, ऊपर चले जाएगा 10⁻⁻⁴ कितना आ गया? 10⁻⁻⁴ मीटर। आ गया समझ में? तो इस तरीके से कर लेना। अब आपकी मन मर्जी, आप जैसे करो। बेटर ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये आप न्यूमेरिकल्स में यूज करो, इस तरीके से न्यूमेरिकल्स में करो, जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। बट ये वाला पार्ट अगर आ जाए, ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन, ऐसे बोला हाउ मेनी न्यूटन्स आर प्रेजेंट इन 10 टाइम, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। तो फिर आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, पूरा दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और कर लेते हैं। और वाला नहीं है आएगा, मतलब नहीं समझा जल्दी। सर और वाला समझ नहीं है। और वाला नहीं समझ में आया, चलिए बता रहे हैं। ये जो ये वाला पार्ट है ये समझ में नहीं आया, ठीक। देखिए 10 डाइन का मतलब क्या होता है? 10 डाइन क्या होगा? डाइन क्या होती है, कौन सी यूनिट होती है, कौन सी यूनिट सिस्टम है? सीजीएस। तो ये जो 10 डाइन है इसको आप लिख सकते हो 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो एक डाइन में कितना था, देखो ऊपर देखो, एक डाइन में कितना? 1 ग्राम, एक 1 डाइन था 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 कितना होगा? 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10, ठीक है। 10 को अलग रख लिया, इसको लिखा, इस पूरे को, इसको लिखा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दो, उल्टा प्रोसेस करना है। तो हमें पता है कि 1000 ग्राम होता है 1 केजी, तो 1 ग्राम कितना हो गया? 1/1000 केजी। उल्टा चल रहा है, 1 ग्राम में को लिखा 1000, 1/1000 केजी। वैसे ही 100 सेंटीमीटर कितना था? 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया? 1/100 मीटर, ये लिख दिया। और 1 सेकेंड 1 सेकेंड तो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। यहां तक आ गया समझ में? अब ठीक है। ओके, अब ऊपर 10 है, नीचे कितना आ गया? नीचे कितना आ गया? 10⁵5, 1000 इंटू 100, दैट इज 10⁵5। बाकी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो हो गई है, ये पूरा यूनिट सिस्टम है। तो एक जीरो कैंसिल आउट, 10⁴ बचा, यहाँ पे 10⁴ बचा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻4 ग्राम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना है? वो है मीटर। आई होप समझ में आ गया होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक और कर लेते हैं। ठीक है, देखिए
हाउ मेनी, या ध्यान देना, हाउ मेनी जूल्स आर प्रेजेंट इन 1 अर्थ। अब मैं लिख देता हूं, ठीक है, बेटर ये मुझे लिख देना चाहिए। जूल किसकी यूनिट है, सभी को पता होगा। एनर्जी, बहुत बढ़िया। अच्छा एनर्जी, तो एनर्जी होता है, ध्यान देना, 1 जूल होता है 1 न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्कडन जैसा है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 1 न्यूटन मीटर, तो 1 जूल को 1 न्यूटन मीटर के लिख देते हैं। अच्छा 1 न्यूटन मीटर को हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, ये भी लिखा जा सकता है। और 1 न्यूटन को अभी बताया था कैसे लिखते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। तो 1 जूल होता है इतना, ध्यान से समझो ऐसे। 1 जूल कितना आ गया, 1 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। ये है एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट होती है एनर्जी की जूल, ठीक है, एनर्जी की जो एमकेएस यूनिट है वो जूल है। सीजीएस कौन बता देगा, सीजीएस क्या होगी एनर्जी की, बता देगा कोई जल्दी। क्या होनी चाहिए बताएगा, केजी की जगह क्या जाएगा, ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह तो सेकंड ही, इसको क्या बोलेंगे, सीजीएस। इसी को देखो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोला जाता है, इसको नाम दिया जाता है 1 अर्ग। देखो ये 2 ही करवा रहा हूं, वैसे तो और भी हैं, और भी आते रहेंगे चैप्टर में, और आते रहेंगे, जैसे जैसे सब्सिक्वेंट चैप्टर करते जाओ उसमें बहुत चीजें आती रहेंगी, ठीक है ना, ऐसे आती रहेंगी। ये 2 स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ती है। जैसे ही आप 4th चैप्टर में, 4th 5th चैप्टर में, 5th चैप्टर में पहुंचोगे, ठीक है, तो 5th चैप्टर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एनएलएम है, तो वहां पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब मैं वही पूछ रहा हूं आपसे कि 1 जूल में कितने अर्ग, ठीक है, 1 जूल में कितने अर्ग, या 1 अर्ग में कितने जूल। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे 1 जूल को क्या लिखोगे बताओ, चलिए बहुत बढ़िया। 1 जूल को क्या लिखेंगे, आप ऐसे लिखोगे 1 केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। अब इसे अलग अलग करो, ऐसे लिखो 1 केजी इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड इंटू 1 सेकेंड। अब अगर ढंग से देखोगे तो पांचों 1 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाएंगे, और केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये बिल्कुल इक्वल है। अब केजी को ग्राम में कर लेना, 1 केजी में कितने, यस कुणाल, डाउट है, ठीक है। 1 केजी कितना हो गया 1000 ग्राम, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड 1 सेकेंड, 10 रेज़ टू पावर 3, ये 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 2 जीरो, तो यहाँ पे 7 जीरो हो गए, 10 रेज़ टू पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर। और इसी को आप लिख सकते हो 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग, ये पूरा पूरा एक अर्ग है, ठीक है, 1 अर्ग। तो 1 जूल में 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग हो गए, तो 1 अर्ग में कितने जूल, 10 रेज़ टू पावर -7, ये हो गया।
आ गया समझ में? जरा बता दो समझ में आया कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप समझो कि आपको कन्वर्जेंस आनी चाहिए। यू हैव टू कन्वर्ट यू मतलब आपको जो है ना कन्वर्जन आना चाहिए, एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, और कन्वर्जन करने का तरीका ये है, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगर चलो 2 क्वेश्चन और करवा लेता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बेटर ये है। आप मुझे बताओ, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप खुद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कन्वर्ट 10 kg पर मीटर क्यूब इनटू हाउ मेनी, आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डैश लगा रखा है, आपको बताना है कि ये कन्वर्जन कितना आएगा, कन्वर्जन फैक्टर कितना होगा, ये आपको ये बताना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक और दे देता हूं, वैसे कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको डैश में बताना है कि ये जो डैश की वैल्यू है, डैश में कितना होगा, आपको कन्वर्ट करना है केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर। करिए। पहला बताएगा कोई? क्या लिखा जाएगा? ओके, तो 10⁻²। ठीक है, कैसे करेंगे? 10, इसको लिख दो 1 kg, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ढंग से समझ लेना। 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट किया, 1000 ग्राम। नीचे 1 मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, 3 जीरो कैंसिल आउट, नीचे 3 जीरो बचे, तो ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर। तो पहले का आंसर क्या है, 10⁻³ दूसरा बताओ।
तो दूसरे का कितना होगा 10 इंटू 1 kg पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मिलीमीटर क्यूब को लिख सकते हो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1000 ग्राम। मिलीमीटर को अब जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी मीटर है नॉट मिलीमीटर, मिलीमीटर में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा। इस तरीके से कन्वर्ट कर देना। ये 3 जीरो का है, ये 1 जीरो चले गया, नीचे 5 जीरो बचे, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁵ ग्राम पर मिलीमीटर। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों आंसर निकल गए 10⁻³ एंड 10⁻⁻⁵। ओके, यहां तक आ गया सभी को समझ में? चैट बॉक्स में खुल नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब आपको कन्वर्जन करना आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। देखो अब हम जो है कौन सी क्वांटिटी मेजर करेंगे। जनरली हम 3 क्वांटिटी मेजर करेंगे और वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे। 3 सिर्फ, मास, लेंथ एंड टाइम, ठीक है। तो मास से स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान देनी कि जब भी आप किसी क्वांटिटी को मेजर करते हो तो उसको ना मेजर करने के हमेशा 2 तरीके मिलेंगे आपको, ठीक है। हमेशा 2 तरीके मिलेंगे। देयर आर 2 methods to measure any quantity. हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मेजर करोगे तो हमेशा 2 मेथड यूज किए जाते हैं। जनरली 2 मेथड यूज किए जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, 2 मेथड है। कहाँ यूज होता है? देखो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट में सिर्फ अंतर ये है कि डायरेक्ट मतलब जब आप किसी भी चीज को डायरेक्टली मेजर कर पाओ, ठीक है। डायरेक्टली मेजर, जैसे अगर मैं मास की बात करूं
तो मास को डायरेक्टली मेजर कैसे किया जा सकता है, जैसे वेइंग मशीन्स होती है, ठीक है, वेइंग मशीन होती है, तो वेइंग मशीन मास को मेजर करने में सहायक होती है, डायरेक्टली दे सकती है। लेकिन वेइंग मशीन की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे वेइंग मशीन जो है ना आदमी का मास मेजर करके दे देंगी, ठीक है, ट्रक का मास मेजर कर सकती है, कार का मास मेजर कर सकती है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे वेइंग मशीन से प्लैनेट का मास मेजर करके दिखाओ, तो वहां काम नहीं है। बात आई समझ में? प्लैनेट का मास मेजर नहीं कर सकती वेइंग मशीन। वैसे ही अगर एटम का मास मेजर किया करने को बोलूं, तो एटम का मास भी वेइंग मशीन मेजर नहीं कर पाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करने को बोलूं, प्रोटॉन का मास मेजर करने को बोलूं, ठीक है, तो वहां पे वो काम नहीं आ सकता। बात आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो इसलिए फिर इनडायरेक्ट मेथड भी डिफाइन किए गए हैं। मान लीजिए आपसे बोलूं कि एटम का मास मेजर करो, तो एटम का मास मेजर करने के लिए आपके पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट मेथड हो ही नहीं सकता। वेइंग मशीन बना ही नहीं सकते ऐसे जो एटम का मास मेजर, क्योंकि एटम का मास बहुत कम होता है, कोई मशीन नहीं बना सकते आप ऐसे, ठीक है ना। तो हम फिर कैसे मेजर करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। कुछ इनडायरेक्ट मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में कोई कैलकुलेशन नहीं चाहिए, रख दिया मास मेजर करके दे देगा, अपने आप मशीन करके दे देगा, ठीक है। इसलिए दो मेथड डिफाइन किए, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। मास के लिए भी वही है, टाइम के लिए भी वही है, और लेंथ के लिए भी वही है, और वैसे ही अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए भी, ठीक है, अदर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। लेकिन हम मास, लेंथ और टाइम के लिए देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मास से स्टार्ट करता हूं। तो डायरेक्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास इज, दो है, ध्यान देना। पहला होता है फिजिकल बैलेंस, ठीक है, फिजिकल बैलेंस, और दूसरा होता है वेइंग मशीन, ठीक है। फिजिकल बैलेंस होता है और एक वेइंग मशीन होती है, ठीक है। फिजिकल बैलेंस को हिंदी में बोला जाता है तराजू, होता है ना, आपने देखा होगा हर किसी आजकल तो बहुत पहले यूज किया करते थे, अगर आप देखोगे ऐसा रहता था इस तरीके का, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है। ये बहुत पहले यूज किया करते थे, अब तो कोई यूज नहीं करता, अब कोई यूज नहीं करता है, लेकिन बहुत पहले यूज किया करते थे, ठीक है ना। अब तो क्या होता है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना आ गया, तो हर किसी के पास जो है क्या है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है सबके पास। कहीं पे भी जाओगे वहां पे रख दो, मटेरियल को रख दो, तो आपको पता चलता है, वो प्रिंटर पे लिखा आ जाता है 10 केजी है, 15 केजी। हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं करेंगे, हम सिंपल प्रिंसिपल्स देखेंगे किस तरीके से काम करती है, ठीक है। फिजिकल बैलेंस और वेइंग मशीन कैसे काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल बैलेंस। ये डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड अलग है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड मास को मेजर करने के लिए अलग है। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल बैलेंस। ठीक है, तो फिजिकल बैलेंस कैसा होता है? तो फिजिकल बैलेंस कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो मैं जो हूं ना, ये मैं अपना फिजिकल बैलेंस बना रहा हूँ। एक्चुअल में जो लेबोरेटरी में होता है वो थोड़ा सा ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, लेबोरेटरी में बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट करता है, ठीक है ना। लेबोरेटरी में लिखा रहता है, आप इस साल जब जाओगे अपनी लेबोरेटरी में जाओगे, तो पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, इसमें एक वुडन बॉक्स में रखा रहता है, बिल्कुल वैसा ही तराजू होता है, बहुत एक्यूरेटली मेजर कर पाता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है किस तरीके से मेजर करेगा, वो मैं आपको प्रिंसिपल बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से मेजर करता है।
मेजरमेंट बताने की जरूरत नहीं है, मेजरमेंट जो है आपके जो क्या बोलते हैं लेबोरेटरी है उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि क्या क्या नट्स रहते हैं, नीचे जो है लेबलिंग नट्स रहेंगे, ठीक है। फिर उसमें एक क्या बोलते हैं पॉइंटर होता है, नीचे स्केल बना होता है, तो ये सब जो है ना वहीं पे आप सीखोगे, यहाँ जरूरत नहीं है। और वैसे भी इससे कोई क्वेश्चन आता नहीं, ये सिर्फ आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए मेनली। जो हाँ मैं वो दो चीजें जरूर करवाऊंगा आपको, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज, इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से करवाऊंगा, ये आप स्कूल में भी करोगे, ऐसा नहीं है। वर्नियर कैलिपर आपको स्कूल में एक्सपेरिमेंट है, स्क्रू गॉज भी आपका एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना, ध्यान देना। तो यहाँ पे भी बता दूंगा, स्कूल में भी बताया जाएगा, स्कूल में प्रैक्टिकली बताया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल भाषा में बताऊंगा कि किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो फिजिकल बैलेंस कैसे करता है, ध्यान देना कैसे काम करता है, ये कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का रहेगा। यहाँ पे हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे एक नट वो भी लगा रहता है, पॉइंटर भी लगा रहता है, ठीक है। ये पॉइंटर ऐसे सोच लो, नीचे की तरफ पॉइंटर है ऐसे, ठीक है। और ये जो पॉइंटर है इसे स्ट्रेट होना चाहिए हमेशा। अगर आप मेजर करना चाहते हो तो पॉइंटर को कोशिश करोगे कि किसी तरीके से स्ट्रेट रह सके, ठीक है। टेढ़ा रहा तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है फिजिकल बैलेंस, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ध्यान देना। इट वर्क्स, सबसे पहले तो ये क्या मेजर करता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, फिजिकल बैलेंस, इट इज यूज्ड टू मेजर द मास ऑफ एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल का मास मेजर करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप फिजिकल बैलेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नीचे लिख देता हूँ प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल आपको याद रखना है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द टॉर्क। टॉर्क क्या होती है अभी बता दूंगा, ठीक है, टॉर्क क्या होती है बता दूंगा। तो बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क पे डिपेंड करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द टॉर्क। टॉर्क क्या होती है, टॉर्क होती है, आपको पता होगा कि किसी भी चीज को अगर आप रोटेट करवाना चाहते हो, जैसे अगर ये एक दरवाजा है, बता देता हूँ टॉर्क क्या, वरना आप बोलोगे सर टॉर्क आपने बता दी, लेकिन ये आप ये पढ़ा रहे हो, आपने बता दिया इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल बैलेंसिंग द टॉर्क, लेकिन टॉर्क नहीं बताया, टॉर्क बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ये जो दरवाजा है ना, आपको पता होगा कि दरवाजे के जो साइड में ना, यहाँ पे ऐसे हिंज लगे रहते हैं, हिंज समझते हो क्या होता है, हिंज और पिवट बोलते हैं इसे, किसी को पता है क्या होता है, नॉट एंगुलर मोमेंट, नो 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 नो, एंगुलर मोमेंटम नहीं, पिवट बोलते हैं उसे, पिवट पिवट, कब्जा, कब्जा भी बोलते हैं, हिंदी में कब्जा बोलते हैं। हाँ हाँ वैसा ही कुछ होता है ना, आपने ऐसा देखो, मैं दिखा देता हूँ, बना के दिखा देता हूँ, ऐसा होता है ऐसा, बीच में एक रॉड लगी रहती है तो रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हिंज लगा रहता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है ना, दरवाजे के साइड में लगा रहता है बिल्कुल किनारे पे, ठीक है। उसी के कारण ये जो दरवाजा है ये रोटेट कर पाता है, ठीक है। और यहाँ पे हैंडल लगा रहता है ऐसे। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस दरवाजे को रोटेट करो, तो आप यहां पे फोर्स नहीं लगाओगे कभी भी, ध्यान देना। अगर आपने बिल्कुल यहां पे फोर्स लगाई, कहां पे बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल इस कब्जे के पास लगाई, दरवाजा रोटेट नहीं होगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, बताते रहना। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं,
बिल्कुल जो है, अगर आप किनारे पे फोर्स लगाओगे, बिल्कुल किनारे पे, तो ये दरवाजा रोटेट नहीं हो सकता। ऑल्दो आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ फोर्स लगा रहे हो, देखो ऐसे लगा रहे हो, दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के जो है फोर्स लगाओ या खींचो, पुश और पुल करो, बिल्कुल किनारे पे नहीं होगा, दरवाजा रोटेट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, यहाँ से पकड़ के खींचोगे ऐसे तो रोटेट हो जाता है। तो ध्यान देना, फोर्स यहाँ पे लगाई तब रोटेट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ लगाई तो रोटेट हो गया। इसका मतलब फोर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दी दरवाजा। दरवाजे को रोटेट करवाने के लिए फोर्स नहीं रोटेट करवाती, क्या रोटेट करवाती है? टॉर्क। टॉर्क रोटेट करवाती है। बात आई समझ में? टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग। टॉर्क मतलब एंगुलर फोर्स, इसको ऐसे ही बोल देते हैं, एंगुलर फोर्स। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बोला मैंने? ठीक है, तो फोर्स, सिर्फ फोर्स लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फोर्स कहां लगा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा दरवाजा है अगर ऐसे, तो इसलिए क्या होता है, यहां कब्जे लगे रहते हैं, हुक जो है जहां से आप पकड़ के घुमाते हो यहां दिया जाता है। ठीक है ना, तो आप फोर्स जब ऐसे लगाते हो तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर जाता है दरवाजा, ऐसे रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान देना, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, फोर्स तो यहां लगाई आपने। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दरवाजे से जो हिंज है उसकी दूरी कितनी है, ध्यान देना। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी के लिए तो इतना ही समझ लो। फोर्स, ये टॉर्क जो है ये आएगा 7th चैप्टर में, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है फोर्स, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे बस, और कुछ नहीं। ये होती है टॉर्क। तो ध्यान देना, टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग एनीथिंग। फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाए? 0 हो जाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होने का मतलब क्या है? आप यहां से खींच रहे हो, आप यहां से रोटेट करवाने की कोशिश करो। R0 हो गया ना, तो R0 हो गया, तो फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क कितनी हो जाएगी? फोर्स इनटू 0, यानी कि 0। टॉर्क लगी नहीं रही है। बात आई समझ में? तो रोटेट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही समझ लो। बेटर ये मैं मिटा दूं, ठीक है, ये मिटा दे रहा हूं, इसकी जरूरत है नहीं ज्यादा। ठीक है, अभी फिलहाल समझ लो इस चीज को कि टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द टॉर्क। ये टॉर्क को बैलेंस करता है। ध्यान देना कैसे कैसे बैलेंस करता है, बता दो। होता क्या है कि जब आप किसी मटेरियल का मास मेजर करने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले मास यहां रखते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई मटेरियल, एनी मटेरियल, सब्जी लेने गए, ठीक है, एनी वेजिटेबल्स, ठीक है, ये मान लीजिए आपको देखना है कि 1 kg सब्जी है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? सब्जी यहाँ डालोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या रखते हो? स्टैंडर्ड वेट्स, मास रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसे मास रहते हैं, 1 kg ऐसे लिखा रहता है। ठीक है, तो 1 kg का आप इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मासेस। ध्यान देना, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मासेस होते हैं। ये पहले से ही दुकानदारों के पास रहते हैं, आप ये पहले रखिए। जैसे ही आप यहाँ पे रखते हो तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो तराजू है या फिजिकल बैलेंस है, ये एक तरफ झुक जाता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे झुक जाता है, देखा होगा, ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब दुकानदार क्या करता है? दुकानदार क्या करता है, यहाँ पे फिर सब्जी रखना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे वेजिटेबल्स रखना स्टार्ट कर दिया, वेजिटेबल्स। और कब तक रखता जाता है? तब तक रखता जाएगा जब तक ये पूरा का पूरा फिर से, देखो क्या होगा, ध्यान देना,
जब ये रोटेट होता है ना, ऐसे रोटेट होता है, तो ये पॉइंटर खिसक के ऐसे चले जाते हैं, ऐसे चले जाएगा। तो वो तब तक सब्जी रखता जाएगा जब तक पॉइंटर फिर से वापस स्ट्रेट ना हो जाए, यानी कि फाइनली ये कुछ ऐसा ना हो जाए, इस तरीके का ना हो। मतलब ये जो पॉइंटर है ये बिल्कुल स्ट्रेट ना हो जाए, तब तक वो सब्जी रखता जाएगा। तो अब हुआ क्या, जब उसने ये जो है एक तरफ स्टैंडर्ड वेट रखा और दूसरी तरफ वेजिटेबल्स रखता गया, तब तक रखा जब तक पॉइंटर स्ट्रेट ना हो जाए। तो इसमें हुआ क्या, ध्यान देना, ये जो 1 kg मास था इसे नीचे की तरफ अर्थ खींच रहा था। कौन बताएगा कितनी फोर्स से खींच रहा था? सब बताएंगे? कोई बताएगा जल्दी? ओके, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 इंटू जी, एम जी होता है ना, तो एम यहाँ पे क्या है, मास। तो बैटरी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, बैटरी है मैं ऐसे लिख देता हूँ, एम एस इंटू जी। एम एस क्या है, एम एस यहाँ लिख देता हूँ, एम एस क्या है, मास ऑफ स्टैंडर्ड मासेस यूज या स्टैंडर्ड वेट्स यूज। बैटरी है, वेट्स यूज लिख दूं, लेकिन एक्चुअल वो मास ही होता है, ठीक है ना, एम एस इंटू जी, ठीक है। ये अर्थ खींच रहा है नीचे की तरफ, अर्थ फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और इस पॉइंटर से, क्योंकि ये इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान देना। ये जैसे दरवाजा था ना, तो दरवाजा जैसे एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा था, वैसे ही इसके अबाउट रोटेट करता है। यहां से दूरी होती है एल, और इतनी दूरी पे ये भी बना होता है एल। तो मैंने अभी आपको बताया कि टॉर्क क्या होती है, टॉर्क क्या थी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स लगी इतनी, और कितनी दूरी पे लग रही है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एल दूरी पे लग रही है। बात आई समझ में? तो जो स्टैंडर्ड वेट ने टॉर्क लगाई वो थी एम एस इंटू जी इंटू एल। ध्यान देना, ये है फोर्स और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां तक आ गया समझ में? जल्दी बताओ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ ये चीज जो मैं बोल रहा हूं। और अब यही काम क्या होगा, यही काम क्या होगा, ये वाला जो मास है, जो वेजिटेबल, अब मैं बोलूं एम एस, एम इज दी मास ऑफ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल को भी तो नीचे की तरफ अर्थ खींचेगी, कितनी फोर्स से खींचेगी, एम इंटू जी। और इसको भी अगर आप पीछे की तरफ ले जाओ तो ये भी कितनी दूरी पे लग रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एल दूरी पे लग रही है, तो ये भी टॉर्क लगाएगी, ठीक है। तो एम इंटू जी इंटू एल, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी, ये पूरा नाम दे रहा हूं, ये है टॉर्क अप्लाइड बाय स्टैंडर्ड मास। और ये क्या है, ये है टॉर्क अप्लाइड बाय वेजिटेबल्स या मटेरियल, ठीक है। इसने रोटेट करने की कोशिश की, ध्यान देना, ऐसे, किस डायरेक्शन में, कैसे रोटेट करने की कोशिश की, क्लॉकवाइज। और इसने रोटेट करने की कोशिश की एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये दोनों बैलेंस हो जाएं, एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसल आउट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये बीच में ही खड़ा हो जाएगा, और यही करना होता है आपको, ठीक है। तो m
एस जी एल इज इक्वल टू हो गया एम जी एल। ध्यान देना जी एल क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो एम क्या आ गया, एम एस के इक्वल। यानी कि क्या पता चल जाता है, सीधा पता चलता है मास ऑफ द मटेरियल किसके इक्वल हो जाता है, मास ऑफ स्टैंडर्ड मासेस या स्टैंडर्ड वेट्स। बात आ गई समझ में कि नहीं है? अब अगर स्टैंडर्ड वेट का मास है 1 kg, तो मटेरियल का मास भी पता चल गया 1 kg। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? हाँ फिर बता देता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखो मैंने बताया इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब स्टैंडर्ड मास को कौन नीचे खींच रहा है, अर्थ खींच रहा है नीचे की तरफ, कितनी फोर्स से, एम एस इंटू जी, मास ऑफ द स्टैंडर्ड मास इंटू जी। लेकिन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पे लग रही है फोर्स, एल दूरी पे। तो जो टॉर्क अप्लाई करेगा कौन, स्टैंडर्ड मास, वो कितना अप्लाई करेगा, एम एस जी, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात आई समझ में? और ये किस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ये क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वैसे ही अब आप क्या करोगे, ये एक तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक तरफ घूमना स्टार्ट करेगा। अब आप क्या करो, वेजिटेबल रखना स्टार्ट करो। जैसे ही वेजिटेबल रखते हो क्या होगा, ये अब सीधा होना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही पॉइंटर बिल्कुल लेवल कर जाए, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, आप वेजिटेबल्स को रखना छोड़ दें, ठीक है। तो वेजिटेबल्स पे फोर्स, अर्थ जो है वेजिटेबल्स पे कितनी फोर्स लगा रहा है, mg, और ये कितनी दूरी पे फोर्स लग रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से l दूरी पे लग रही है, ठीक है ना, ये देखो ये l दूरी पे लग रही है। तो जो वेजिटेबल्स टॉर्क लगाएंगे, समझ में आया कि नहीं, तो कितनी होगी, mgl। mg यानी कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन वेजिटेबल्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mgl, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में लगेगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये दोनों क्या कर जानी चाहिए, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देनी चाहिए, यानी कि बैलेंस कर देना चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, कैंसल आउट कर देना, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, इक्वल हो गई। जीएल कैंसल आउट हो गया, एम क्या हो गया, एमएस के इक्वल। अब एम, ये जो एमएस है, ये मास ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स है, इट इज ऑलरेडी नोन, ये ऑलरेडी नोन है। तो अगर ये पता है तो ये भी पता है। समझ में आया क्या? क्लियर है? तो ये होता है, दिस इज हाउ मेजर मास बाय यूजिंग फिजिकल बैलेंस, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू मेजर इट, ठीक है। आप ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करोगे ऐसा, ठीक है, वो भी ऐसे ही होगा, बट बहुत एक्यूरेटली करोगे, बहुत एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, बेटर ये है, मैं यहाँ पे वेइंग मशीन ना लिखूं, मैं लिखूं स्प्रिंग बैलेंस। बेटर ये है स्प्रिंग बैलेंस, क्योंकि ये भी तो वेइंग मशीन ही है, जो आपने फिजिकल बैलेंस किया, ये भी वेइंग मशीन है, स्प्रिंग बैलेंस होता है। तो दूसरा तरीका जो है वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। और ये दोनों क्या है, एक्चुअल में वेइंग मशीन है। डायरेक्ट मेजर मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ मास इज वेइंग मशीन। ये दोनों वेइंग मशीन है, एक्चुअली बोथ आर वेइंग मशीन। स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करेगा, तो स्प्रिंग, हाँ
स्प्रिंग बैलेंस कैसे काम करता है? तो स्प्रिंग बैलेंस बहुत इजी है। स्प्रिंग बैलेंस के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्प्रिंग यूज करोगे आप। सबसे पहले बता देता हूँ, इट आल्सो मेजर्स द मास, ठीक है ना, ये भी मास ही मेजर करता है। इट मेजर्स द मास ओनली। ध्यान देना, वेइंग मशीन वेट मेजर नहीं करती है, मास मेजर करती है, ठीक है ना। क्योंकि आम भाषा में भी अगर आप देखोगे ना तो लोगों को लगता है कि वेइंग मशीन जो है वेट मेजर करती है। वेट नहीं करती, वो क्या करती है, मास मेजर करती है, ठीक है। वेट और मास में अंतर होता है। वेट क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट, और मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन बाय द बॉडी। इट मेजर्स द मास। और सेकंड पॉइंट क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ balancing the force। मतलब स्प्रिंग बैलेंस मूवमेंट क्या बोलते हैं, टॉर्क बैलेंस नहीं करती, टॉर्क लगती नहीं है उसमें, ठीक है ना। स्प्रिंग बैलेंस किस पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द फोर्स। यहाँ पे फोर्स बैलेंस की जाती है, ठीक है ना, बैलेंसिंग फोर्स। ध्यान देना, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, ये इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, आप खुद भी बना सकते हो घर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जो आप घर में करोगे, या घर में सॉरी घर में नहीं, सॉरी लैब में करोगे, लैब में ऐसा होगा। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आप स्प्रिंग का कुछ निकालोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालोगे, वेट नहीं मेजर करोगे, मतलब मास मेजर नहीं करने वाले, मास लटकाओगे उसमें लेकिन उल्टा काम करोगे। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में। ऐसे जो है एक स्प्रिंग ले ली जाती है, स्प्रिंग के जस्ट आगे यहाँ पे एक पॉइंटर लगा रहेगा, छोटा सा पॉइंटर, ठीक है। और यहाँ पे एक नट लगा रहता है जिसमें आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड मासेस डाल सकते हो, ठीक है। और लैब में भी क्या होते हैं, स्टैंडर्ड मासेस मिलेंगे आपको, इस तरीके के मासेस रहते हैं, ध्यान देना। ऐसे ऐसा कुछ शेप होगा उसका, पता नहीं आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं, ऐसे रहते हैं, 100 ग्राम इस तरीके के मासेस मिलेंगे, ठीक है। ये लैब में मिलते हैं, लैब में मिलेंगे। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये मैं नेक्स्ट करवाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में मेजरमेंट खत्म करवाऊंगा, एरर एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट टॉपिक एरर एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। एरर एनालिसिस ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसमें, डेरिवेशंस भी हैं, तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करना है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए काफी। ओके, थैंक यू।